डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स बेसिक टर्म्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट, कार्य तथा ऊष्मा की अवधारणा। थर्मोडायनामिक्स में ये दोनों टर्म्स तभी एग्जिस्ट करेंगी, तभी अस्तित्व में आएंगी जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होगा। यानी जब हम सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाएंगे तभी हम कार्य तथा ऊष्मा की बात करेंगे। अगर सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उस टाइम कार्य तथा ऊष्मा टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं है और इनका प्रभाव हमें पारिपार्श्विक में नज़र आएगा। सराउंडिंग्स जो हैं वहाँ से पता चलेगा कि कार्य का क्या मान है और ऊष्मा का क्या मान है। इसके बारे में आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये दोनों ही तंत्र की परिसीमा पर प्रकट होते हैं, यानी ये हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देखेंगे कि ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ है या नहीं। तो ये हमें यह आदान प्रदान होगा कहाँ से? परिसीमा से। तो इसी प्रकार कार्य जो है तंत्र सराउंडिंग्स पर कार्य करेगा या सराउंडिंग सिस्टम पर कार्य करेंगी। तो ये जो कार्य होगा वो कहाँ होगा? परिसीमा पर होगा। तो परिसीमा के माध्यम से होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही तंत्र की परिसीमा पर प्रकट होते हैं और ये हमेशा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय ही प्रकट होते हैं और इनका जो मान है वो हमें सराउंडिंग में हुए परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होगा। या अगर सराउंडिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उनके मान जो हैं वो नहीं आएंगे। और ये दोनों ही बीजगणितीय राशियाँ हैं, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं इनके मान। और इनके मान पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे आगे हम डिस्कशन करेंगे, वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों ही पथ फलन है, यानी और एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं और इन दोनों को हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म ऊर्जा, एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए हम ऊर्जा को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी बाह्य ऊर्जा और इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। एक्सटर्नल एनर्जी से हमारा तात्पर्य विद्युत चुंबकीय गुरुत्व क्षेत्र में एक्वायर की गई ऊर्जा से है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए हमें इस ऊर्जा की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए थर्मोडायनामिक्स में इस ऊर्जा का कोई विशेष महत्व नहीं है। जबकि इंटरनल एनर्जी आप आगे देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए। तो आंतरिक ऊर्जा से हमारा तात्पर्य क्या है? तंत्र के अंदर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी एटम है, कोई भी सब्सटेंस है, सबके अंदर जो है वो गतिमान होते हैं। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट से वो सिस्टम बना होता है, वो सिस्टम जैसे एटम है, एटम के अंदर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा गतिमान रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। तो गतिमान होते हैं तो इनकी गतियाँ कैसी होती हैं? स्थानांतरण, घूर्णन, कंपन आदि ऐसी। और नाभिक के अंदर भी गतिमान होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये जिस ऊर्जा से गतिमान होते हैं उन सारी ऊर्जाओं को कुल मिलाकर हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में हमें हमेशा ये देखना होगा कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया और ये परिवर्तन कैसे आया हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए हमने इसको स्टेट फंक्शन नाम दिया हुआ है। एसआई यूनिट्स में इसके मात्रक होते हैं किलो जूल, जूल और किलो जूल। और क्योंकि ये अवस्था फलन है इसलिए इसके मान टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर निर्भर करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैपिटल ई या कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रक्रम चक्रीय होता है, यानी जब तंत्र अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, अलग अलग प्रक्रमों में से गुजरकर अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम में स्टेट फंक्शंस के मान में परिवर्तन जो है वो शून्य होता है। तो इसको हम इंटीग्रल ओवर होल स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है ये भी एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, मीन्स इसके मान पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो भी हो सकते हैं। यानी अगर तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो मान पॉजिटिव आएगा डेल्टा ई का, अगर तंत्र की ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के दौरान कम होगी तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव होगा और अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा ई विल बी ज़ीरो। अब हम क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि हम कोई भी प्रोसेस करेंगे तो हम उससे कुछ कार्य उत्पन्न करना चाहेंगे या किसी प्रक्रम को करने के लिए हमें कार्य करना होगा, मीन्स ऊर्जा खर्च करनी होगी।
तो हम कार्य की धारणा को मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कार्य का फॉर्मूला आपने किया होगा बल इंटू विस्थापन, यानी आप बल लगाते हैं, उस बल से जो भी विस्थापन होता है उन दोनों के प्रोडक्ट को आप कहते हैं कि कार्य का मान आ गया, यांत्रिक कार्य। थर्मोडायनामिक्स में जो है हमें यांत्रिक कार्य की बजाय हम बात करेंगे प्रसार कार्य, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दाब इनटू आयतन परिवर्तन। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं मैं 2 टर्म्स का प्रोडक्ट ले रही हूँ, क्योंकि कार्य हमेशा 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। पहली टर्म जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, चाहे वो बल के रूप में चाहे दाब के रूप में, उसे कहते हैं तीव्रता गुणांक, इंटेंसिटी फैक्टर। और उस बल या उस तीव्रता गुणांक का प्रभाव क्या आया, उसे कहते हैं धारिता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर। यानी जैसे आपने बल लगाया तो अगर विस्थापन हुआ तो वो कितना विस्थापन हुआ, और इसे कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर, धारिता गुणांक। ऐसे थर्मोडायनामिक्स में प्रसार कार्य दौरान आपने बाहर दाब के कारण जो भी आयतन में परिवर्तन आया वो होगा धारिता गुणांक। अगर धारिता गुणांक कोई परिवर्तन नहीं आया, दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तो कार्य का मान भी 0 हो जाएगा। और अवस्था परिवर्तन के दौरान हुए ऊर्जा को हम कार्य के द्वारा ही प्रकट करते हैं। यानी अगर अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का एक्सचेंज ना हो रहा हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और उस दौरान अगर तंत्र कोई कार्य करता है, तंत्र कार्य करेगा तो उसका प्रभाव कहाँ नजर आएगा, परिपार्श्विक पर, सराउंडिंग्स पर। तो तंत्र वो कार्य कैसे करेगा, अपनी ही आंतरिक ऊर्जा को यूज़ करते, फिर उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी उस स्थिति में। और अगर सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज किए बिना परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करती हैं, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, डेल्टा ई विल बी पॉजिटिव। तंत्र द्वारा कार्य या तंत्र पर कार्य से मेरा क्या अभिप्राय है, अभी आपको इस डायग्राम को देखकर क्लियर होगा। तो जैसे हमने कहा कि प्रसार कार्य दाब आयतन कार्य है, इसको मैं फोर्स की भाषा में अगर लिखूं तो जो है मैं ये पहले हम ले रहे हैं गैस जार, उसके अंदर आप देख रहे हैं गैस भरी हुई है एट प्रेशर P, और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है P। ये पिस्टन हम ये मान रहे हैं कि ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी इस पिस्टन को मूव करने में कोई ऊर्जा क्षम जो है वो खर्च नहीं हो रही। तो ये अपनी पोजीशन पे बना हुआ है, इसका मतलब अंदर और बाहर के बल जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। तो बाहर जो बल कार्य कर रहा है उसे हमने F से रिप्रेजेंट करा है, और गैस के अंदर प्रेशर P को बैलेंस किया हुआ है। तो बाहर वाले फोर्स को हम प्रेशर की भाषा में लिखें तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ एरिया होगा पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और अब हम लोग जो है ये पिस्टन कैसे मूव करेगा, जब हम इस पे बाहरी फोर्स को या बाहरी प्रेशर को चेंज करेंगे। मान लीजिए मैं बाहरी प्रेशर जो अभी यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ बाय dP। जब मैं इसको कम करती हूँ तो बाहर फोर्स का मान भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, यानी ऊपर की ओर सरक जाएगा बाय डिस्टेंस dl। तो ये पिस्टन को मूव किसने किया, गैस के प्रेशर ने, जो अधिक था बाहर वाले प्रेशर से। तो इसे हम कहते हैं तंत्र द्वारा किया गया कार्य। और इसका मतलब अगर हमने थोड़ा सा प्रेशर कम किया तो कार्य का मान भी सूक्ष्म कार्य होगा, और उसे हमने पहले भी कहा हुआ है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल सिंबल से। तो डेल सिंबल का इसका रिप्रेजेंट करेंगे डेल W, और इसका मान क्या होगा, बल इंटू विस्थापन, जैसे आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। यहाँ बल होगा प्रतिरोधी बल इंटू दूरी जो पिस्टन ने मूव करी ऊपर की ओर, और बल को हम लिख सकते हैं दाब इंटू क्षेत्रफल। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा दिस PdV की भाषा में, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज की भाषा में। अब ये कार्य का कुल मान कितना होगा, ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों पे कि हम ये प्रक्रम किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। और अगर ये प्रसार कार्य है जैसे अभी हमने डिस्कस करा, तो हम आगे माइनस साइन लेते हैं, क्योंकि IUPAC परिपाटी के अनुसार प्रसार कार्य को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल कार्य का मान निकालने के लिए हमें समीकरण 3 को इंटीग्रेट करना होगा। अब देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कार्य का मान क्या होगा। जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, यानी हमने परिवर्तन जो है दाब जो चेंज किया है
वो एक ही स्टेप में कर दिया। पूरे प्रोसेस जब तक पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, उस पूरे मूवमेंट के दौरान दाब स्थिर है। अंदर से तो कम है बट उस दौरान परिवर्तित नहीं हो रहा। इसे कहते हैं प्रतिरोधी दाब का स्थिर होना। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो रिजल्ट ये हो जाएगा P डेल्टा V। दूसरी परिस्थिति में जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, अर्थात बाहर हम निर्वात क्रिएट कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो दाब शून्य होने से कार्य का मान भी शून्य हो जाएगा। इसे कहते हैं मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन। तीसरे केस में अगर हम इस तरह से प्रक्रम करते हैं कि उस दौरान आयतन परिवर्तन ना हो, सम आयतनिक प्रक्रम हमने पहले डिस्कस करा, तो भी W का मान 0 होगा। चौथी परिस्थिति जो थर्मोडायनामिक्स दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब प्रतिरोधी दाब भी परिवर्तित होता हो, यानी जब प्रतिरोधी दाब को भी जो है एज वेरिएबल हम लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, मेरे पास P का भी इंटेग्रल करना होगा। अब इंटेग्रेशन है V1 टू V2, तो यानी यहाँ मुझे इस P को V की भाषा में लेना है। अगर मेरा सिस्टम ये जो P में परिवर्तन हो रहा है वो धीरे धीरे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो रहा है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, तो हमने पीछे डिस्कस करा था कि ये उत्क्रमणीयता की परिस्थिति को दर्शाता है, रिवर्सिबिलिटी को दर्शाता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो आदर्श प्रक्रम होते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं P का मान जो है वो आदर्श गैस समीकरण से लूँगी, P = nRT/V। इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, इंटीग्रेट करने पर मेरे पास ये स्थिति हो जाएगी। और dV/V का इंटीग्रेशन होता है ln V2/V1। तो यहाँ ये मेरे पास जो वैल्यू आई ये V2/V1 की भाषा में इक्वेशन नंबर 4 आई। और अगर मैं इसको प्रेशर की भाषा में लिखूँ तो यहाँ V2/V1 की जगह हो जाएगा P1/P2। तो ये प्रक्रम हमने किया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। और अगर यही मेरे पास हो एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन वर्ड, यानी संपीड़न, हम बाहर प्रेशर का मान बढ़ा रहे हैं, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में ये इंटेग्रल V2 जो है यहाँ पे V2/V1 से बड़ा है, उस स्थिति में V2/V1 से छोटा होगा। और आप इसको V1/V2 भी लिख सकते हैं। तो बाकी जो है सारा और जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ जैसे माइनस साइन है, V2/V1 से बड़ा है, तो कुल मिला के W का मान माइनस आ रहा है। वहाँ V2/V1 से छोटा होगा तो ये W ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान संपीड़न के दौरान सराउंडिंग्स ने कार्य करना है तंत्र पर, तो हमें कार्य खर्च करना होगा। इसको कहते हैं खर्च करना या नष्ट कार्य। और इसी तरह हम ये जो कार्य है इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है अगर हम रिवर्सिबल कंडीशंस में कर रहे हैं। और अगर संपीड़न कार्य को देखें उसको नष्ट कार्य कहते हैं, तो रिवर्सिबल कंडीशंस में नष्ट कार्य का मान मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट वर्क। अब इन तीनों टर्म्स को मिला के वर्क, हीट एंड एनर्जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करेंगे। आज के लिए